नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल। चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब तक हमने देखा कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और अपना पैर उन्होंने पसारा भारत में व्यापार करने के लिए। अंतिम जो यूरोपीय शक्ति भारत में आती है उसका नाम है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कैसे आते हैं? हेनरी चतुर्थ और कोलबर्ट। कोलबर्ट कौन है? लुई 14वां का मंत्री है। इन दोनों को यह एहसास होता है कि पूर्व में व्यापार का अपना ही अलग महत्व है अगर हमें अपने देश को संपन्न करना है तो। ये राय मशवरा करते हैं और 1664 में एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे कंपनी द इंडियस ओरिएंटल भी नाम दिया गया। 1664 में ये कंपनी तैयार होती है और 1667 में फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में यह भारत पहुंचती है और 1667 में एक फैक्ट्री स्थापित की जाती है सूरत में। फ्रांसीसी कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित होती है। इनके साथ ईरान का एक नागरिक भी होता है जिसका नाम होता है मरकरा। मरकरा भारत आता है और गोलकुंडा के शासक से एक और फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्राप्त कर लेता है और दूसरी फैक्ट्री बनती है मछलीपट्टनम में। यानी सूरत की फैक्ट्री और मछलीपट्टनम की फैक्ट्री को यहाँ पे भारत में फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का जिम्मा दिया जाता है। फ्रांसिस मार्टिन ही हैं जिनको कहा जाएगा कि उन्होंने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का या फ्रांसीसी साम्राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति कहा जाएगा फ्रांसिस मार्टिन को। फिर आते हैं जब ये दोनों कंपनियां, दोनों फैक्ट्रियां स्थापित हो गई, फ्रांसिस मार्टिन इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होने लगे। इसी क्रम में उनको मद्रास के निकट शेर खां लोदी नाम के एक शासक जो मद्रास के निकट सूबेदार जैसे पद पे था, वो इनको एक छोटा सा गांव दे देता है मद्रास के निकट और फ्रांसिस मार्टिन उसी जगह पे पांडिचेरी नामक शहर बसाते हैं। बंगाल में फ्रांसीसियों को मुगल सूबेदार शाइस्ता खां ने जमीन दिया और 1691-92 में वहाँ नगर नामक नगर बसाया और व्यापार को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन उसी समय यूरोप में डचों में और फ्रांसीसियों में युद्ध उत्पन्न हो गया, शुरू हो गया। जब यूरोप में यह युद्ध शुरू हुआ तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और डचों ने 1693 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। यानी पांडिचेरी पर अब फ्रांसीसियों, जिसको स्थापना किए थे फ्रांसीसी, उस पर अब डचों का अधिकार हो गया। लेकिन 5 वर्ष बाद यानी 1697 में डचों ने, जब वहाँ युद्ध समाप्त हो जाता है यूरोप में, तो उसको पुनः फ्रांसीसियों को वापस कर देते हैं। फ्रांसिस मार्टिन फिर गवर्नर बन के आते हैं और अब तक खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी फ्रांसीसियों की, उसको वापस कराते हैं। कहानी फिर से शुरू होती है और अगले कुछ वर्षों तक फ्रांसीसी व्यापार पूरी तरह से बंद। 1706 से लेकर के 1720 तक फ्रांसीसी बस्तियां पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ जाती हैं। यद्यपि 1706 से लेकर 1720 तक 5 गवर्नर हुए, लेकिन उन्होंने लगभग कोई काम नहीं किया। सूरत और मछलीपट्टनम की फैक्ट्री पूरी तरह से निष्क्रिय रहती है और फिर फ्रांसीसी व्यापार जो है वो लगभग ठप पड़ा रहता है। 1720 से 1742 के मध्य 2 गवर्नर बनाए जाते हैं, लीनो और ड्यूमा। इन दोनों ने फिर से फ्रांसीसी प्रभाव को आगे बढ़ाया, व्यापार को आगे बढ़ाया और एक नई ऊर्जा, एक नई संजीवनी दी फ्रांसीसी कंपनी को।
अब कंपनी जो है साम्राज्यवाद की नीति को अनुसरण करने वाली थी और उसका युद्ध होने वाला था अंग्रेजों से, क्योंकि जब साम्राज्यवाद की नीति फ्रांसीसी बनाएंगे तो उनके इस नीति के बीच में रोड़ा बनेंगे अंग्रेज। और जब जब यूरोप में युद्ध होगा तो हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ेंगे। ऐसे में ही शुरू होगा पहला कर्नाटक का युद्ध, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था 1746 से 1748 के मध्य। तो आइए देखते हैं पहला कर्नाटक का युद्ध कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी समाप्ति क्यों होती है और उस युद्ध का प्रभाव। का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। यद्यपि पहला कारण अगर देखा जाए कर्नाटक युद्ध का, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, तो पहला कारण हमें लगेगा कि व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ही उसका मुख्य कारण थी। लेकिन जब हम और गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। यूरोप में जब 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है तो भारत में उसकी सूचना पहुंचती है 1743 या 44 में। अब जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी वहाँ युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ना लाजमी था। अब जो है यहाँ पे युद्ध होने ही वाला होता है कि डुप्ले, जो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर था, वो मद्रास के अंग्रेज गवर्नर जिनका नाम मोर्स है, उनसे कहता है कि हमें भारत में तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि डुप्ले जानता था कि अंग्रेज समुद्र में इस समय हमसे शक्तिशाली हैं और ऐसे में उनसे युद्ध करना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। डुप्ले फिर से चालाकी करता है और वो चला जाता है नवाब अनवरुद्दीन के पास। वो कहता है नवाब अनवरुद्दीन से कि आप अंग्रेज़ों से कहें कि वो किसी भी प्रकार की अशांति आपके राज्य में न फैलाए। नवाब अनवरुद्दीन अंग्रेज़ों से कहता है, अंग्रेज उसके बात मान जाते हैं। तो इस प्रकार कूटनीति के चलते अंग्रेज को शांत करके डुप्ले अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो जानता था कि अंग्रेज बहुत देर तक शांत नहीं बैठ सकते। तो एक फ्रांसीसी बस्ती जो है मॉरिशस में होती है और वहाँ के गवर्नर जिनका नाम है लाबोर्डाने से वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप समुद्री शक्ति यानी समुद्री नौसेना जो उनके पास होती है उसको लेकर आप तत्काल मद्रास की तरफ आ जाइए, भारत की तरफ आ जाइए। लाबोर्डाने तुरंत जो है तैयार होता है, अपनी सैनिक शक्तियों को तैयार करता है, जल शक्ति को, और आ जाता है भारत के किनारे। अब क्या है, अब युद्ध होता है और मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं लाबोर्डाने और डुप्ले अंग्रेज़ों को हरा करके। डुप्ले कहता है कि हमें अंग्रेज़ों को अब दोबारा मद्रास नहीं देना है, लेकिन लाबोर्डाने कहता है कि दोनों मतभेद हो जाता है। लाबोर्डाने कहता है कि नहीं, दे देने में ही भलाई है, और वो 4 लाख पाउंड अंग्रेज़ों से ले करके और वापस चला जाता है। अब क्या होता है, नवाब अनवरुद्दीन को जब यह बात पता चलती है तो डुप्ले पहले से ही उससे कहा होता है कि अगर हम मद्रास जीतते हैं तो हम मद्रास आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ तो लाबोर्डाने ने 4 लाख पाउंड अंग्रेज़ों से ले करके फिर से वापस कर दिया है। तो एक युद्ध होता है अड्यार का युद्ध। अड्यार के युद्ध में जो बहुत बड़ी सेना लेकर के नवाब पहुंचा रहता है, डुप्ले उसको अपनी बहुत ही कम सेना से हरा देता है और कर्नाटक के प्रथम युद्ध में यह सिद्ध हो जाता है कि अगर एक अनुशासित सेना, जो यूरोपीय अनुशासित सेना है, वो बहुत बड़ी मुगलों की सेना को हराने के लिए पर्याप्त है। ऐसा विचार पहली बार किसी यूरोपीय शक्ति के मन में आया और इसका कारण था अड्यार का युद्ध। अब क्या होता है, उधर तो लाबोर्डाने 4 लाख पाउंड लेके निकल लेता है मॉरिशस, इधर बचते हैं डुप्ले। अब डुप्ले करे तो करे क्या, लेकिन जब किस्मत साथ देती है
तो कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है, अन्य शब्द का प्रयोग न किया जाए। उसी समय एला सापल की संधि हो जाती है 1748 में, और जब एला सापल की संधि होती है तो यहाँ भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी शांत हो जाते हैं, और जो मद्रास और अन्य जो क्षेत्र जीते गए हैं अंग्रेज़ों के, वो वापस हो जाते हैं भारत में, और अब फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो जाता है। महत्व क्या है इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का? इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई राजनैतिक सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ, किसी को कोई हानि नहीं हुई। जितने क्षेत्र इनके विजित थे ये भी वापस हो गए, अंग्रेज़ों के भी और फ्रांसीसियों के भी। लेकिन इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर एक अनुशासित सेना हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, भारत पे शासन किया जा सकता है। यह सिद्ध किया अड्यार के युद्ध ने। अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होगा जो एक और नई परिभाषा गढ़ेगा, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी फिर से लड़ेंगे, लेकिन फिर कोई संधि होगी। ये हम द्वितीय युद्ध में चर्चा करेंगे। तब तक आप ये प्रथम युद्ध को समझ लीजिएगा, फ्रांसीसी कैसे आए उनका क्रम समझ लीजिएगा, पहली बस्ती कहाँ स्थापित कर लिए वो भी समझ लीजिएगा, और फिर उसके बाद तो अब जब शुरू होगा तो हम एक एक गवर्नर अंग्रेज़ों के और वायसराय की चर्चा करेंगे। और वीडियो अब रोज़ 3 से 4 अपलोड होती रहेगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम ढेर सारे, अब लॉकडाउन खुलने वाला है तो एग्ज़ाम ढेर सारे एक साथ शुरू होंगे। तो मैं भी अब मेहनत करूँगा आपके लिए, रोज़ 3 से 4 वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़ते रहें, आप भी टेस्ट रोज़ ऑनलाइन देते रहें हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हम सबको ढेर सारा प्यार दें। हमें वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और आपके लिए मेहनत कर सकें। नमस्कार, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।